हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये टॉपिक रहेगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। उसके अलावा किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। लंबे टाइम बाद वीडियो आ रही है, आप कल से कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक बाल्टी है, ठीक है, और एक और बाल्टी बना देता हूं मैं। अब आप लोगों से पूछूंगा कि किस बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा, बताओ। ए बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा या फिर बी बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा। तुम लोग बोलोगे कि ए बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा। मैं बोलूंगा क्यों, तुम लोग बोलोगे इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। चलो ये 5 लीटर की बाल्टी हो गई, ठीक है, और ये हो गई 2 लीटर की बाल्टी, 2 लीटर की। बताओ किस में ज्यादा आएगा, ए में या बी में। आप लोग बोलोगे ए में, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 5 लीटर। इसकी कैपेसिटी कम है तो इसमें कम पानी आएगा। इसका मतलब कह सकते हो ना कैपेसिटी क्या होता है। वैसे जनरली अगर मैं आप लोगों को बोलूं, सिंपल अगर सीधे शब्दों में बोलूं, कैपेसिटी क्या होता है किसी भी बॉडी की, ठीक है। बाल्टी की कैपेसिटी क्या है कि बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो वाटर स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी बकेट की, वो उस बकेट की कैपेसिटी हुई, सिंपल है ना। किसी भी बकेट की वाटर स्टोर करने की एबिलिटी वो बकेट की कैपेसिटी है। ऐसे ही बताओ किसी कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी क्या है, उस कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी क्या होती है, उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। किस बॉडी में कितना ज्यादा चार्ज आता है वो उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जिस बाल्टी में जितना ज्यादा पानी आएगा वो बाल्टी की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। सेम जब किसी कंडक्टिंग बॉडी में जितना ज्यादा चार्ज आता है वो उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह सकते हो बकेट की कैपेसिटी क्या है, किसी भी बकेट की कैपेसिटी को बोल सकते हैं वाटर स्टोर करने की एबिलिटी उस बकेट की कैपेसिटी है। ऐसी कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी क्या होगी, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, कितना चार्ज वो ले पा रही है। 2 बॉडी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये बॉडी ने लिया 100 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये बॉडी ने लिया 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। बताओ किसकी कैपेसिटी अच्छी है। कूलम कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है, सॉरी चार्ज की यूनिट होती है। तो मैंने बोला पहली ए बॉडी ने 100 माइक्रोकूलम चार्ज लिया, बी बॉडी ने जो चार्ज है सिर्फ 20 ही ले पाई। ए बॉडी की कैपेसिटी अच्छी है ना, तो कह सकते हो किसी भी बॉडी की चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी जो होती है, इसी को बोलते हैं उस बॉडी का कैपेसिटेंस। आया समझ में। तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी का चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उसका कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला जैसे देखो यहीं से के अकॉर्डिंग निकालूंगा। ये बाल्टी का कैपेसिटेंस निकालना है मैंने, ठीक है। तो देखो ये बाल्टी का अगर मैंने कैपेसिटेंस निकालना है तो देखो कैसे निकाल रहा हूं। हाँ, तो जैसे ही मैं बाल्टी को पानी दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे इस बाल्टी में पानी भर रहा हूं तो बताओ इसका क्या बढ़ रहा है, इसका लेवल राइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। जितना ज्यादा आप लोग पानी भर रहे हो उतना ज्यादा इसका लेवल राइज कर रहा है। कह सकते हो फिर अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेवल के हो गया, कि जितना ज्यादा पानी इसमें राइज कर रहा है ना। ऐसे ही अब मैंने क्या पता करना है, कैपेसिटेंस पता करना है किसी भी बॉडी का। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताई मैंने कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो उसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना। जैसे ही जब किसी कंडक्टिंग बॉडी को मैं चार्ज देता हूं तो उस कंडक्टिंग बॉडी में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाता है। क्या बोला, जैसे जैसे किसी भी बॉडी को मैं चार्ज देना शुरू करता हूं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ने लग जाता है। कैसे, जब किसी बाल्टी में पानी भरता हूं तो पानी का लेवल राइज करता है ना। सेम ऐसे ही जब किसी भी बॉडी को क्यू चार्ज देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वी है, ठीक है, वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो बच्चों क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर को जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है इसको सी लेते हैं। क्या लेते हैं, सी। और यही जो सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कंडक्टिंग बॉडी। आया समझ में। तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना आ गया बताओ, Q अपॉन V। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को जितना आप लोगों ने चार्ज दिया है और उससे चार्ज देने से जितना उसमें पोटेंशियल आया, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, इन दोनों का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं। बोलेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ
कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना हो गया आप लोगों को पता चल गया ना, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। यूनिट पता करनी है तो बताओ, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, वोल्ट की क्या होती है, पोटेंशियल की क्या होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट होती है, आया समझ में। और इसी को हम बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग, और करके नीचे लिख लेता हूं, इसी को बोलते हैं हम लोग फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड और इसे F से दिखाते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो इन ब्रीफ आप लोगों को मैंने शॉर्ट में क्या पूरा ही बता दिया है कि किसी भी बॉडी की चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी उसकी कैपेसिटी होती है। कैसे निकलता है, मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग चार्ज दोगे बॉडी को, उतना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट ऑफ, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कंडक्टिंग बॉडी। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V, यूनिट क्या होती है इसकी कूलम, चार्ज की, पोटेंशियल की वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या फिर इसको बोलते हैं फैरेड, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा Q इक्वल टू होता है CV, या फिर आप कह सकते हो कि C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। दूसरी चीज़ यूनिट सीखी हमने, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम पर वोल्ट होती है, या फिर इसको बोलते हैं फैरेड, ठीक है। कैपिटल F से दिखाते हैं। अब सुनो, हाँ, जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है ना ये फैरेड, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फैरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। फैरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली जब आप लोग कैपेसिटेंस निकालोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो माइक्रो फैरेड में आएगा, मिली फैरेड में आएगा और पीको फैरेड में आएगा। माइक्रो फैरेड मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड, मिली फैरेड मतलब 10 टू द पावर -3 फैरेड, पीको फैरेड मतलब 10 टू द पावर -12 फैरेड। क्यों, क्योंकि मैंने बोला फैरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। आपको पता है अर्थ कितना बड़ा है, इतना बड़ा अर्थ है, मैंने खुद नहीं देखा, आप लोगों ने खुद नहीं देखा है, घूम गए हो ये पूरा अर्थ, नहीं घूमे हो ना, तो अर्थ में इतना सब कुछ आ रहा है। और पता है आप लोगों को अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है, अगर आप लोग जब अर्थ की कैपेसिटी निकालोगे, अभी निकालना सिखाऊंगा, 711 माइक्रो फैरेड होती है, या कह सकते हो अर्थ की कैपेसिटी 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड। जब अर्थ इतना बड़ा है और इसकी कैपेसिटी इतनी कम है, तो फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट होती होगी। तो कैपेसिटेंस की यूनिट बहुत बड़ी होती है फैरेड, इसलिए हम फैरेड यूज ना करते हुए माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पीको फैरेड ऐसे यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो हाँ, कैपेसिटेंस के बारे में इतना बता दिया मैंने। अब जाते हैं पहले टॉपिक में, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान रखना। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, राइटिंग का देख लेना आप लोग। हाँ, वैसे बोल रहा हूं मुंह से तो समझते रहना। तो किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल का बच्चों मैंने कैपेसिटेंस पता करना है। तो सपोज दैट मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, ठीक है। कोई एक मेरे पास, मैंने बोला क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ये स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है कितनी है, R, ठीक है। कह सकते हैं कि कैपिटल R रेडियस का एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है बच्चों मेरे पास, ठीक हो गया। अब इस सेल को मैंने क्या किया, +Q चार्ज दे दिया। तो जैसे ही मैं इसको प्लस चार्ज दूंगा तो प्लस चार्ज पूरे के पूरे आइसोलेटेड सेल में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और प्लस से पता है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को रहती है, बाहर को, आप लोगों को मैंने बताया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाके चेक कर सकते हैं पुराने टॉपिक में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से बाहर को जाता है, मैंने बोला तो दिखा देता हूँ। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को जा रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी फील्ड लाइंस को अगर आप लोग पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो +Q चार्ज है इसकी सरफेस में ना दिए हुए इसके सेंटर पे रखा है, ऐसा ही तो लग रहा है। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। इसको मैंने अगर +Q चार्ज दिया तो प्लस पूरी सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे को जाता है। सारी फील्ड लाइंस को पीछे को बढ़ाओगे ऐसा लगेगा जैसे सेंटर से जा रही है फील्ड लाइंस। इसका मतलब कह सकते हो कि सेंटर में +Q चार्ज रखा है। अब इस आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल का मेरे को क्या पता करना है,
कैपेसिटेंस पता करना है कि अगर आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इसमें कुछ कितना कैपेसिटी होगी इसकी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है ना, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मुझे इसका कैपेसिटेंस पता करना है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया, सिंस कैपेसिटेंस कैसे निकलता है बताओ, Q इक्वल टू सी इंटू वी, अभी बताया था। तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन वी। तो मुझे इसका अगर कैपेसिटेंस पता करना है तो सी इक्वल टू Q अपॉन वी, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। चलो Q तो मैंने चार्ज दिया है तो Q की जगह तो Q रख दूंगा, बट इसका पोटेंशियल कितना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने बताया पीछे, आप लोगों ने देखा नहीं देखा, किसी भी चार्ज स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना सिखाया मैंने आप लोगों को, बाहर भी निकालना सिखाया था, सरफेस पे भी, अंदर भी। तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस, सॉरी, एक बहुत ज्यादा कीमती टॉपिक था, ठीक है, मैंने आप लोगों को पीछे बता रखा है। मेरे को इस स्फेरिकल सेल का कैपेसिटेंस पता करना है तो C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V होता है। Q तो मैंने जो चार्ज दिया वो रख दूंगा, Q ही चार्ज दिया, Q की जगह Q हो गया। पोटेंशियल क्या होगा, तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाया आप लोगों को, ठीक है, स्फेरिकल सेल का। सेल के बाहर निकालना भी सिखाया था, सेल की सरफेस पे निकालना भी सिखाया था, सेल के अंदर भी निकालना सिखाया था। और किसी भी स्फेरिकल सेल की सरफेस पे और उस स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये मैंने निकालना सीखा, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। सरफेस पे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, बट ये नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पर को मैं सीधे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सिंस मुझे पता है V की वैल्यू इतनी होती है तो रख देता हूं फिर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये कहां से आया है मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो रखोगे तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन V की जगह कितना रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हाँ, तो Q से Q क्या हो जाएगा बच्चों, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। Q अपॉन कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q से Q कैंसिल हो गया, नीचे वाली चीज ऊपर चले जाएगी। तो कितना आया कैपेसिटेंस स्फेरिकल सेल का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो किसी भी स्फेरिकल सेल का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस उस स्फेरिकल सेल की। इसका मतलब किसी भी सेल का जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा ना, उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, एक छोटे से ग्लास और एक बाल्टी में किस में ज्यादा पानी आएगा, बाल्टी में, क्योंकि बाल्टी का साइज बड़ा है। टैंकी में और ज्यादा आएगा। इसका मतलब कह सकते हो जो कैपेसिटेंस है C ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज की होता है। किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा साइज बढ़ाओगे आप लोग, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। मुझे ये भी पता चला है, ठीक है। तो ये याद रखना कि किसी भी स्फेरिकल सेल का अगर आपने कैपेसिटेंस निकालना है तो ऐसे निकालोगे। अब आप लोगों से पूछेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सुनो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बच्चों बताओ, 9 इंटू 10⁹, उल्टा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10⁹। तो ये रखोगे, हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं पे भी रखना होगा तो ये रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो किसी भी R रेडियस के स्फेरिकल सेल का जो कैपेसिटेंस होता है सीधे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके होता है, रेडियस के। दैट्स इट, टॉपिक खत्म। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फाइंड, जो भी बताया था मैंने, 711 माइक्रोफेरेड। आप लोग भी याद करना, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का कैपेसिटेंस पता करना है तो C पता करना है। तो मेरे को पता है, सिंस C इक्वल टू, अभी बताया था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अर्थ का कैपेसिटेंस पता करना है ना, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में रख दोगे, निकल जाएगा। तो पता है आप लोगों को, फॉर अर्थ की रेडियस कितनी होती है, क्लास 11 में पढ़ते थे, कितनी होती है बताओ, 6400 किलोमीटर, या मीटर में बदलोगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो अर्थ की रेडियस इतनी होती है, रख दो। C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहां बताई है, 9 इंटू 10⁹ है ना। अर्थ की रेडियस रख दो 6.4 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये 711 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड आता है, इसको सॉल्व कर लेना। हाँ, तो इसको लिख सकते हो 711 -6 को बोलते हैं माइक्रो फेरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी भी इतनी कम होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप लोग बता देना कहीं पे, अगर किसी को दिक्कत होगी तो मेरे को इंस्टा में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई करूँगा। बाकी जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। दैट्स इट, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।